सर, आज 24 के चुनाव का आगाज हो चुका है। अ, विपक्ष के पास भी मुद्दे बहुत सारे हैं। सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये चुनाव विकास के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये चुनाव वाकई में क्यों महत्वपूर्ण है। देख लिया अभितेश जी, अगर आप देखें 2024 के महासंग्राम, जिसको हम चुनावी महासंग्राम कहते हैं, उसका आगाज आज हो गया है और सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ केंद्र में खड़ी हुई है। उसको हटाने के लिए तमाम विपक्षी दलों का एकजुट होना पिछले लगभग एक साल से हम देख रहे हैं कि उन्होंने एक मोर्चा तैयार किया और लगा कि भाई वो इस बार सत्ताधारी दल भाजपा को हटाने के लिए कोई बहुत बढ़िया एक प्लान बनाएंगे, एक बहुत बढ़िया अपनी फोर्स बनाएंगे, एक सेना बनाएंगे, कुछ मुद्दे लेके जनता में जाएंगे। लेकिन आज हम जहां खड़े हुए हैं, हम देखते हैं कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ही ले दे के लड़ाई लड़ रही है और वो भी उस कांग्रेस की जो लड़ाई है उसमें भी हमें कोई बहुत ज्यादा प्लानिंग या कोई बहुत ज्यादा मुद्दे या भारतीय जनता पार्टी उससे घबराई हुई हो, इस तरह का मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम मोर्चे की शुरू से बात करें, जो मोर्चे के सूत्रधार थे, जो इंडिया गठबंधन बना था, कई सारे इनको फायदे होते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी सियासी दल के अलावा उनके सहयोगी जो संगठन है, लगभग 2 दर्जन से अधिक उनके साथ सहयोगी संगठन है। चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो तमाम जितने आरएसएस सबसे बड़ा संगठन है जो देश के कोने कोने में फैला हुआ है, तो वो निस्वार्थ भाव से भारतीय जनता पार्टी के जो आखिरी लेवल तक का कार्य करता है वहां तक संगठनात्मक तरीके से काम करते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना इन राजनीतिक दलों के लिए मुश्किल खड़ा करता है। दूसरा, अगर आप एक राज्य की बात करें, एक एक राज्य की बात करें, हम उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है। क्या आप संतुष्ट हैं और आप कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने उस तरह से चुनावी तैयारी की है? अब वो पहले कांग्रेस से बात कर रहे हैं, फिर जयंत चौधरी के साथ उनका चला, बाद में जयंत चौधरी छोड़ के भाग गए। अखिलेश यादव ने जिस तरह से रणनीतिक फैसले किए, मुझे नहीं लगता कि बहुत सफल फैसले हुए। पिछले 1 साल से या 2 साल से बात करें, सड़क पे कहीं अखिलेश यादव दिखाई नहीं दिए, किसी एक मुद्दे को लेकर हावी वो भारतीय जनता पार्टी पे नहीं हुए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए कोई मुद्दे कम नहीं है। अगर आप देखेंगे, किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा है, टैनी का मुद्दा बहुत बड़ा था जिसमें आप उत्तर प्रदेश में घेर सकते थे। अभी हाल ही में जो मामला आया है ये चुनावी बॉन्ड का, इस पे आप भारतीय जनता पार्टी को घेर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को घेरने में जो तमाम विपक्षी दल हैं, मुझे कहीं ना कहीं वो नाकाम नजर आते हैं और उसका फायदा इस 2024 के चुनावी महासंग्राम में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी आज के बाद कुछ तस्वीरें बदलेंगी, आने वाले समय में कुछ लोग दल बदल करेंगे, कुछ छोटे दल इधर से टूट के उधर जाएंगे, उधर से टूट के इधर आएंगे, कुछ लोगों के टिकट कटेंगे तो उससे भी अदला बदली होगी और वो कितना फर्क डाल पाएगा वो देखने वाली बात होगी। जी अमितेश जी बिल्कुल। चूंकि सीमा जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, लेकिन एक सवाल बहुत बहुत महत्वपूर्ण, आपके ही जवाब में से इस सवाल का भी हम जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि जो विपक्ष जितना धारदार रूप से सत्ता पक्ष पे हमलावर होना चाहिए था, उसमें नाकाम क्यों हुआ? इसके पीछे क्या वजह, क्या आपको लगता है कि आखिर जिस तरीके से चुनावी मौसम था, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन जो चुनाव के दरमियान जो कुछ देखने को मिलता है वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है सर? देखिए, जो मुख्य सियासी दल हैं देश के, भारतीय जनता पार्टी ने उनको घेरने के लिए रणनीति बनाई है। इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी से छुपा हुआ नहीं है कि कोई भी सियासी दल हो, छोटा हो बड़ा हो, वो चंदा लेता है और वो सीधे हाथ से चंदा लेता है, उल्टे हाथ से चंदा लेता है, टेबल के नीचे से चंदा लेता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको घेरने का पूरा पूरा इंतजाम किया। पहले नोटबंदी की
फिर दूसरे रास्ते कर दिए, फिर चुनावी बॉन्ड ले आए। चुनावी बॉन्ड ले आए तो जो छोटे मोटे दल थे उनको तो समझ में ही नहीं आया, समाजवादी पार्टी जैसे दल को तो समझ में ही नहीं आया चुनावी बॉन्ड का खेल, तो वो इसमें फंसे रह गए। इसके अलावा जब आप सत्ता में रहते हैं तो तमाम आप उल्टे सीधे कार्य करते हैं और उनके जो केस होते हैं, उनकी जो फाइल बनती है और जिन पर धूल चढ़ रही थी, फाइलें साइड में पड़ी हुई थी, भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी छोटे या बड़े प्रोग्राम को, किसी कार्यक्रम को वो हाइप बना देती है उसकी, और एक इवेंट की तरह उसको क्रिएट कर देती है। अगर आप बात करें कि भारतीय जनता पार्टी नारा दे रही है कि अब की बार 400 पार, लेकिन आप 400 पार की बात कर रहे हैं और आप छोटे छोटे दलों को खुशामद कर रहे हैं, उनको पकड़ के लेके आ रहे हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी हो, चाहे वो सोनेलाल हो, चाहे वो तमाम जितने भी राजभर जैसे लोग हैं, उनको आप लेके साथ में आ रहे हो। तो भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं इस चीज को लेके घबराहट भी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की तस्वीर मैं आपको फिर पेश करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, वो धीरे धीरे अपने टिकट घोषित कर रहे हैं। उनको लग गया कि हमारा गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में माना यह जा रहा था कि कांग्रेस, मायावती और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा जयंत चौधरी के जाने के बाद। इस तरह की चर्चाएं चल रही थी और अब वो चर्चाएं खत्म हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास वो तमाम हथियार हैं कि जिससे इनको बांटा जा सके। अगर ये एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा डेंट उत्तर प्रदेश में दे सकते हैं। और आप जानते हैं कि देश का सबसे बड़ा जो उत्तर प्रदेश है, सबसे अधिक सीटें 80 सीटें वहां से आती हैं, और कहावत भी है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके आता है। तो अगर आप लखनऊ हार जाते हैं तो इसका मतलब आपको केंद्र में दिक्कत होगी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को लेकर कोई कोताही नहीं बरतना चाहती और वो एक एक सीट पर फूक फूक के कदम रख रही है। इसीलिए उसने, जिसके पास एक लोकसभा सीट नहीं है और तमाम सीटें वहां भारतीय जनता पार्टी के पास थी, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने जयंत चौधरी को अपने साथ लिया है, उसके साथ गठबंधन किया है और वो जयंत चौधरी अच्छी बार्गेनिंग करने में सफल रहे हैं। तो ये जताता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सत्ते में है और इस गठबंधन से डरी हुई है। जी सीमा जी, एक सवाल आपसे है। आपने केपी मलिक साहब को सुना। केपी मलिक साहब ने साफ तौर पे कहा कि तमाम प्रदेशों में जो फाइलों पे धूल जमी हुई है। अमितेश, हरियाणा में थोड़ा स्थिति दूसरी है। हरियाणा एक छोटा राज्य है, वहां 10 लोकसभा की सीटें हैं और वहां पे जाट जो है लगभग 20 से 22% है और वो बड़ा प्रभावित करता है वहां के चुनाव को। और लगातार वहां पे जो चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे दूसरे बड़े पद हो, हमेशा जाट समाज के पास रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल पहले जो फॉर्मूला चला था जाटों को बांटने के लिए या दूसरे लोगों को, उन्होंने पहले ये किया था कि जाट 36 जाति में से जाट को अलग कर दिया और 35 को अलग कर दिया। इस तरह का एक माहौल चला और जाट बट गया और बाकी सारी जातियां इकट्ठी हो गई। तो उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली। इस बार उन्होंने जो वहां राजनीतिक परिवार हैं जाटों के, उनको अलग अलग बांटने का काम किया। और हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे, जो उनके एलाइज थे दुष्यंत चौटाला, उसको भी अलग कर दिया और ये चला दिया कि ये सीटें ज्यादा मांग रहे थे इसलिए हमारा इनसे गठबंधन टूट गया है। लेकिन मेरा मानना है कि वो भारतीय जनता पार्टी का एक रणनीतिक फैसला है और वो रणनीतिक फैसला इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अगर जाटों के वोटों में बंटवारा हो जाता है तो बाकी तो अधिकतर वोट हमारे पास आ ही रहा है। अगर जाट का वोट बढ़ जाता है तो कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान होगा, जो वहां पे मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा, क्योंकि वहां पे हुड्डा बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। तो दूसरी बात क्या है कि हुड्डा को भी तोड़ने के लिए जो कांग्रेस के ही कुछ नेता हैं वो उनकी टांग खींचते रहते हैं। तो कांग्रेस की आपसी फूट और जाटों में बंटवारा भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करता है। इसलिए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी दूसरे तरीके से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग राज्यों में अलग अलग रणनीति है, कोई एक ही जैसी रणनीति हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति महाराष्ट्र में दूसरे तरह की है, मध्य प्रदेश में दूसरे तरह की है, राजस्थान में दूसरी है, बाकी जगहों में आप कश्मीर की बात करेंगे वहां दूसरी रण। तो भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है और जो उनके चुनावी जो सिपे सलार हैं
वो हर जगह अलग अलग रणनीति बना के अपना काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो विपक्षी दल हैं वो हड़बड़ाहट में है और उनकी को खास तैयारी दिखाई नहीं देती। दूसरा, आजकल ये भी हो गया, अधिकतर जो आजकल के नेता है, खासकर युवा नेता है, वो सड़कों पे उतरते ही नहीं है। वो ट्विटर ट्विटर खेल रहे हैं। तो ट्विटर ट्विटर खेल के या खाली सोशल मीडिया पे बैठ के, चैनलों पे बैठ के ये चुनाव की लड़ाई नहीं जीती जाती। इसके लिए मैदान में आना पड़ता है। जी चलिए, कृति मलिक साहब, अगर हम बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष के पास आपने पहले भी कहा कि मुद्दे तमाम हैं, ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको सरकार पर जिन मुद्दों को लेकर सरकार पर विपक्ष हमलावर होना चाहिए था। लेकिन आज भी देखिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से हमारी बातचीत हुई, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या बाकी जो छोटी पार्टियां हैं, उन मुद्दों को भुनाने में क्या विपक्ष पूरी तरीके से असफल रहा? क्या फिर वो भुनाना नहीं चाहता है? जैसा आपने कहा कि तमाम जगहों पे तमाम जो फाइलें हैं उन पे जो धूल जमी हुई थी उसको बीजेपी ने खासतौर पे साफ किया है। ये भी खौफ है क्या? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जरूरी नहीं है ये सारी चीजें हो, और अगर आप इससे डरेंगे तो फिर आप राजनीति नहीं कर पाएंगे। इसका बहुत जी, बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश की मायावती हैं कि अगर वो डर के बैठी हैं तो उन्होंने अपनी पार्टी को लगभग समाप्त कर दिया है। आपको पता है कि 2014 में उनका एक भी सांसद नहीं आया था और 2022 में उनका एक भी एमएलए नहीं आया। एक एमएलए नाम मात्र का आया है और वो अपने बलबूते पर चुनाव जीत के आया है। तो आप संघर्ष ना करें और अपनी पार्टी को ही तबाह कर लें, वो बात एक अलग है। लेकिन अगर कोई संघर्ष करना चाहता है तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण लालू प्रसाद यादव हैं। लालू प्रसाद ने संघर्ष किया, भारतीय जनता पार्टी का सामना किया, साम दाम दंड भेद उनके साथ जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। उसके बावजूद उसका एक नतीजा है कि आज बिहार में सबसे बड़ा मुख्य विपक्षी दल जो है जिससे भाजपा घबराई हुई है वो आरजेडी है। और आरजेडी में आप आज भी अगर आप देखेंगे, अगर हम पिछले नतीजों की भी बात करें, आज लालू प्रसाद के पास सबसे ज्यादा विधायक हैं। और अभी लोकसभा चुनाव में जो रिपोर्टें आ रही हैं उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन लालू की पार्टी करेगी और आने वाले समय में लालू का जो लड़का तेजस्वी है वही मुख्यमंत्री बनेगा। इस तरह की चर्चा भी राजनीतिक गलियारों में है। तो अगर आप संघर्ष करेंगे तो आप जी, लड़ाई लड़ेंगे तो जीतने के चांस बनेंगे। अगर आप लड़ाई लड़ने से पहले ही हथियार गिरा देंगे तो कहां से आप जीतेंगे? और देखिए, उसमें कई उदाहरण आप देखेंगे। आसाम का उदाहरण आपके पास है कि हेमंत बिस्वा शर्मा बिल्कुल। पे भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार के आरोप लगा रही थी, करप्शन में उनको जेल भेज रही थी, और एक और वो पार्टी में आए और आज वो मुख्यमंत्री है। इसका दूसरा उदाहरण आपके पास झारखंड का है कि झारखंड के अच्छे खासे मुख्यमंत्री थे और उन पे आरोप सिद्ध करने के लिए उनको जेल में डाला गया। उनसे तमाम बात भारतीय जनता पार्टी की नहीं हुई होगी ऐसा तो नहीं है, तो उन्होंने समझौता जी, नहीं किया, आज वो जेल में है। तो ये राजनीतिक दलों में सामदाम दंडभेद चलते हैं। और हम खाली यहाँ भाजपा पे ही आरोप लगाएं कि भारतीय जनता पार्टी ये करती है, ऐसा नहीं है। उससे पहले भी ये जी, करते रहे, लंबे लंबे समय में जो सरकारें रही हैं, कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक रही है, तो वो भी किसी भी स्टेट की सरकार गिरा देती थी, राष्ट्रपति शासन लगा देती थी, तोड़फोड़ की राजनीति करती थी। ये सब सब सियासी दल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी थोड़े बड़े स्केल पे कर रही है, थोड़ा ज्यादा कर रही है। आजकल संसाधन ज्यादा है, आजकल वो हमें दिख रहा है। पहले दिखता नहीं था, इतने मीडिया नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, बाकी चीजें नहीं थी, संसाधन नहीं थे, तो हमें नहीं पता चलता था। आजकल एक एक चीज आपके सामने इतनी जल्दी आ जाती है तो पता चलता है। तो इसलिए दिखाई दे रहा है। कोई नई चीजें ये हो रही है ऐसा नहीं है, ये चीजें चलती रही है। अगर आप उत्तर प्रदेश में ही बात करें, जब जी, मायावती की सरकार रही है, क्या उसमें रणनीति और राजनीति नहीं हुई है क्या? जब अखिलेश की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो उसमें राजनीति रणनीति नहीं हुई है क्या? तो तमाम लोग करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी कर रही। क्या राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी, कोई रणनीति राजनीति नहीं हुई है क्या? तो राजनीति सभी करते हैं क्योंकि उनको सत्ता दल में बने रहना होता है। और सत्ता में बने रहने के लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, सत्ताधारी दल करता है। तो उसी रास्ते में भारतीय जनता पार्टी चल रही है। जी लेकिन जो बीजेपी की रणनीति है, मुझे लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी ने ये जानते हुए भी कि चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, तमाम ऐसे मुद्दे हो, एक माहौल क्रिएट हुआ है देश में, उसके बावजूद विपक्षी नेताओं पे बीजेपी ने दौरे डाले हैं। तमाम विपक्षी के बड़े नेताओं को उन्होंने अपने आप पार्टी में शामिल कराया है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें सीमा जी, खासतौर पे कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी या
तमाम और जो दल हैं, ये ऐसा करने में नाकाम क्यों साबित हो जाते हैं? आप चूंकि केपी मलिक साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, नगीना सीट की बात हो रही है, वहां पर भी जो तस्वीर है वो बिल्कुल अलग है, और ये कहा जा रहा है कि अगर चंद्रशेखर रावण को भी अखिलेश यादव साथ मिले थे तो तस्वीर कुछ और होती। इसका फर्क पड़ेगा क्या? देखिए, अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की खतौली सीट पे बाई इलेक्शन हुआ था और वो भारतीय जनता पार्टी की सीट थी खतौली। और उस बाई इलेक्शन में चंद्रशेखर आजाद, जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी ने साथ में मिलकर चुनाव लड़ा था और ये तीनों दल मिलकर वहां भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाब रहे थे। तो एक अच्छा गठबंधन ये वेस्टर्न यूपी के लिहाज से बना था और उसी दौरान जो चंद्रशेखर आजाद हैं उन्होंने तय कर लिया था कि वो नगीना सीट से चुनाव लड़ेंगे और इन दोनों लोगों ने उनको आश्वस्त किया था कि वो लोकसभा चुनाव में उनके साथ रहेंगे। लेकिन परिस्थितियां इस प्रकार की बनी कि जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी में आ गए और अखिलेश यादव और कांग्रेस और मायावती का समीकरण बनता हुआ नजर आया, तो अखिलेश यादव ने भी उनसे दूरी बना ली। तो इन परिस्थितियों में चंद्रशेखर अकेले खड़े रह गए। हालांकि आज कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का और मायावती का समझौता नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी अखिलेश यादव का उचित दूरी बनाए रखना थोड़ा सा हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या रीजन है। और खबरें मेरे पास इस प्रकार की हैं कि समाजवादी पार्टी ने तो नगीना से अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है, मायावती भी जल्दी अपना कैंडिडेट घोषित करेंगी। इसके बाद जो चंद्रशेखर रावण की तरफ से खबरें आ रही हैं, उनका कहना यह है कि अगर मुझे दोनों लोगों ने धोखा दिया है तो मैं भी रणनीतिक तौर से, राजनीतिक तौर से इनका नुकसान करूंगा, जितना मेरे से होगा कोशिश करूंगा। और मैं भी अपनी पार्टी से, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे बागपत हो और चाहे बिजनौर हो, इन 3-4 सीटों पे अपनी पार्टी के प्रतिद्वंदी उम्मीदवार खड़ा करने की अभी अपने पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनसे सलाह मशवरा कर रहा हूं। तो परिस्थितियां ये भी बन सकती हैं कि इन 4-5 सीटों पे जो उनकी भी अपनी पार्टी है, आजाद समाज पार्टी, उसके उम्मीदवार भी इन सीटों से आगे आ सकते हैं। और फिर क्योंकि इस बात से जाहिर है कि अगर ये परिस्थितियां बनती है, मायावती का भी कैंडिडेट है, अखिलेश का भी कैंडिडेट है, तो मुश्किल चंद्रशेखर के सामने आएगी और चंद्रशेखर का चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए चंद्रशेखर जो है फिर बहुत ज्यादा ध्यान केवल नगीना पे ना लगा के आसपास की सीटों पर भी प्रचार करेंगे और वो जो समाजवादी पार्टी के लोग होंगे या जयंत चौधरी के लोग होंगे उनको नुकसान करने की कोशिश करेंगे। इस तरह की सूचना मेरे पास है कि अगर चीजें ठीक नहीं हुई तो चंद्रशेखर रावण पूरी तरीके से उन्होंने साफ कर दिया है कि हम खेल बिगाड़ेंगे। तो क्या इससे इंडिया गठबंधन का नुकसान नहीं हुआ होगा? और जो बात हम पहले कह रहे हैं, इन्हीं तमाम मुद्दों पर छोटी छोटी गलतियों को, काश अगर इंडिया गठबंधन अगर पहले उस पर काम किया होता तो शायद इस तरह की दिक्कतें नहीं होती। देखिए अमितेश, ये जो इंडिया गठबंधन के रणनीतिकार हैं, ये कहीं ना कहीं कोई खास रणनीति बना नहीं पा रहे हैं। अब इसमें अगर मुख्य तौर पे देखा जाए तो मुख्य विपक्षी दल जो देश का है वो कांग्रेस है और कांग्रेस के अध्यक्ष भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे हों, लेकिन सर्वे सर्वा राहुल गांधी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी देश की यात्रा पे हैं, देशाटन पे हैं, आज तक भी उनकी यात्रा चल रही है। हालांकि शायद आज समापन है और उस समापन में बताया गया था कि हाँ, तो अब आप बताइए कि अभी तक आप यात्राएं कर रहे हैं तो आप रणनीति कब बनाएंगे, आप मीटिंगें कब कराएंगे? तो जिस प्रकार से आप गठबंधन के मेन जिम्मेदार और मेन अलाइज थे, तो आपको तालमेल बनाना चाहिए था। उस तालमेल बनाने में कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे रही है और ये गठबंधन टूटने की जिम्मेदारी अगर सबसे ज्यादा किसी की है तो मैं मानता हूं कांग्रेस की है। कांग्रेस में जिस प्रकार से संवेदहीनता देखी गई है, अगर संवादहीनता होती रहेगी और आप किसी से बात ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा? इसका सबसे पहला उदाहरण नीतीश कुमार है। अगर नीतीश कुमार किसी मामले पर नाराज थे तो उनको, राहुल गांधी को उनके साथ बैठना चाहिए था, भले ही उनको पटना जाना पड़े, पटना उनको जाना चाहिए था
वो राहुल गांधी से उम्र में भी बड़े हैं और पद में भी बड़े हैं, और वो राजनीति में भी उनसे ज्यादा अनुभव नीतीश कुमार का है, तो नीतीश कुमार से उनको बात करनी चाहिए थी। इसके अलावा जैसे लगातार मतभेद दिखाई दे रहे थे कि ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस के लगातार मतभेद हैं, तो उसमें भी ममता बनर्जी के साथ 1 to 1 बैठ के उसका समाधान उनको निकालना चाहिए था। इसके अलावा शरद पवार इतने पुराने नेता उनके साथ थे, तो शरद पवार को सम्मान देते हुए भले ही आपको मुंबई जाना पड़े या वो दिल्ली में रहें, तो उनके साथ आपको डिस्कस करना चाहिए था, विचार विमर्श करना चाहिए था। तो इन सारी चीजों में शिवसेना के जो अध्यक्ष हैं ठाकरे, उनसे भी उनका कोई बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हुई। तो इस तरह की जो चर्चा चल रही है, इस तरह की जो खबरें हमारे पास आ रही है, ये जताती हैं कि राहुल गांधी ने इस तालमेल को बनाने में कोई बहुत ज्यादा, मुझे नहीं लगता, दिलचस्पी ली है, या इनके सलाहकारों ने क्या सलाह दी है। मेरा मानना यह है कि जिस प्रकार से हम कहते हैं तमाम जो नेता हैं उनको कुछ चाटुकार और दूसरी जो ऐसा गैंग होता है वो घेर लेता है, और राहुल गांधी के चारों तरफ भी एक घेरा ऐसा है जिसमें इस प्रकार के लोग हैं कि वो अपने तरह से चलाना चाहते हैं, अपने तरीके से चलाना चाहते हैं अपने नेता को, और उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसके तमाम उदाहरण हैं, और आज भी जो चीजें आपके सामने दिख रही हैं, चाहे वो कोई भी नेता हो, उस नेता के आसपास जो लोग होते हैं वो उनको गाइड करते हैं, और गाइड के साथ साथ वो मिस गाइड भी करते हैं, और उससे बड़े बड़े नुकसान होते हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को मिसगाइड किया गया है। नहीं तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जैसे ही कांग्रेस की पहली सूची आई थी, उनको सबसे पहले उत्तर प्रदेश में अपनी 4-5 सीटें घोषित कर देनी चाहिए जो निश्चित तौर पे उनको लड़नी है। अब जैसे आज तक आपने रायबरेली और अमेठी पे अपने नाम ही घोषित नहीं किए, तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत पीछे है रणनीति बनाने में, और वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने चली है। देखिए, राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, बहुत भीड़ आ रही है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, उनको समझ में आ रहा है, लेकिन ये धरातल पे कितना होगा, ये वोट में कितना तब्दील होगा, ये तो समय बताएगा। जो चंदा का धंधा है, ये कितना भारी पड़ सकता है बीजेपी पे? ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीतिक उपज है, जो चुनावी बॉन्ड आए हैं, और इसकी शुरुआत अरुण जेटली ने की थी। 2018 में ये सिस्टम बनाया गया था, और उसके बाद इसमें चंदा आना शुरू हुआ, और आज इसका शगुफा, या आज इसका कहें कि भंडाफोड़ हुआ है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन आज अगर आप देखेंगे, विपक्ष उसको मुद्दा नहीं बना पा रहा है। आप मुझे बताइए कि कौन सा सियासी दल है जो इस मुद्दे को लेकर सड़क पे आ गया है? आप मुझे बताइए कि कौन सा सियासी दल है जो तथ्यों के साथ किसी चैनल पर बैठ के 1 to 1 डिस्कस कर रहा है? क्योंकि भारतीय जनता जानने की कोशिश कर रहे हैं के मलिक साहब हम लोग कि आखिर इसके पीछे ऐसी कौन सी बड़ी वजह है कि जो विपक्ष इतने बड़े मुद्दे को भुना नहीं पा रहा है, इतने बड़े मुद्दे को जनता तक वो नहीं कर पा रहा है। ऐसी मजबूरी कौन सी है, या फिर रणनीतिक रूप से मजबूत नहीं है विपक्ष? विपक्ष के पास बहुत अच्छे रणनीतिकार नहीं है। दूसरा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को किस्तों में बाहर आ रहा है। ये मुद्दा बाहर आ ही नहीं रहा है, इसकी किस्तों में जानकारी मिल रही है, और वो थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पर या दाएं बाएं चल रहा है। और जब तक ये चीजें खुल के नजर आएंगी, समझ में आएगा, तब तक चुनाव हो चुकेंगे, और चुनाव होने के बाद कुछ इस पे कहने को नहीं बचेगा, और ये मामला खत्म हो जाएगा। देखिए, इस मामले की तह तक जाने के लिए रिसर्च करनी पड़ती है। जो तमाम विशेषज्ञ होते हैं वो चीजों को निकालते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। अब जो भूषण साहब हैं जिन्होंने याचिका दायर की थी, एडीआर की टीम है, कुछ पत्रकार हैं, खोजी पत्रकार हैं जिन्होंने इस पे काम किया है। अगर विपक्ष में समझ होती तो उन लोगों की एक टीम बनाकर उनके साथ अपने लोगों को बिठा के उस पर काम किया जाता, एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट बनती, विपक्षी दल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, उसमें तमाम तथ्यों को पॉइंट वाइज रखते। तो उसके लिए तैयारी चाहिए और मानसिकता चाहिए आपकी। तो यहाँ कांग्रेस की मानसिकता लगती ही नहीं है। हालांकि दबी जबान में कई बार कांग्रेस के लोग कहते हैं कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के दलाल टाइप के लोग कांग्रेस में प्लांट कर दिए गए हैं और वो इस तरह की चीजें करते हैं। तो हमें तो ये सच लगने लगता है कई बार देख के कि आप क्यों नहीं इन चीजों को कर रहे हैं, आप क्यों सत्ताधारी दल को एक सेफ पैसेज दे रहे हैं निकलने का कि भाई आप निकलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जताता है कि विपक्ष बहुत सीरियस नहीं ले रहा है इस मुद्दे को, और ये मुद्दा बहुत बड़ा है। आप याद करिए, देश के लोकप्रिय नेता राजीव गांधी को हटाने के लिए
एक लिस्ट लेके चलते थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह हाथ से लिखी हुई पेन से कागज पे, कोरा कागज ही दिखा, पता ही नहीं है जनता को कोरा कागज है, लिखा हुआ है, वो राशन की लिस्ट है, वो राशन की लिस्ट है, वो किराए की रसीद है, क्या पता नहीं था, लेकिन वो ऐसे निकाल के देखिए बोफोर्स घोटाला, देखिए बोफोर्स घोटाला। और ऐसा माहौल देश में बना दिया कि राजीव गांधी सत्ता से बाहर हो गए। तो क्या आज इस तरह का विपक्ष में कोई नेता नहीं है कि ऐसा देश में एक माहौल बना सके जहां कई सारी चीजें सचमुच में हो रही हैं? तो ये मानसिकता दर्शाती है कि इन लोगों की मानसिकता नहीं है कि ये इस तरह की चीजों को करें। जी बिल्कुल। और कहते हैं निंदक नीरे राखिए। केपी मालिक साहब बहुत बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं और मुझे लगता है कि खासतौर पे सत्ता के अलावा जो विपक्षी लोग हैं उनको भी समझना चाहिए। केपी मालिक साहब बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर इसी तरह के हालात हैं तो क्या विपक्ष के लिए 24 का अ, जो चुनाव है किस तरह फिर लड़ाई किस तरह होगी जब ये मुद्दों की बात नहीं करेंगे, अपनों से बात नहीं करेंगे, तो फिर आपको क्या लगता है मुश्किल है राह? जो यूं कहें कि जो पनघट की डगर है वो मुश्किल दिख रही है आपको? देखिए, बहुत कठिन है डगर पनघट की, इसको ये कहते हैं। लेकिन पनघट की डगर तो कठिन है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। अगर बिल्कुल। आप निश्चय करेंगे, आप ठान लेंगे, तो नामुमकिन तो नहीं है, कठिन तो जरूर है। और कठिन रास्ते पे ही चलना, कठिन काम ही करना। भाई, आप मोदी ने भी तो कठिन काम किया है ना। गुजरात से दिल्ली बिल्कुल। तक तो उन्होंने जो अपना सफर तय किया है, कितने कठिन और पथरीले रास्तों से पहुंचे हैं वो दिल्ली तक। तो आप उनका अनुसरण करिए। और आज अगर हम देखें, उस समय पे अगर हम 2012 की बात करें, जिस जब ये मामला शुरू हुआ था, तो कांग्रेस पे आरोप लगाने के लिए कोई बहुत बड़े मुद्दे विपक्ष के पास नहीं थे। आप रामलीला बिल्कुल। मैदान को याद करिए, जब केजरीवाल की पार्टी बनी थी और भारतीय जनता पार्टी जो है, उसकी स्मृति ईरानी चूड़ियां लेके घूम रही थी कि पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, घड़ा फोड़ रहे थे कि पानी नहीं आ रहा है, तेल महंगा हो गया है, महंगाई आ गई, ये हो गया। कोई खास इशू नहीं था भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल। के पास, लेकिन उसके बावजूद 10 साल की कांग्रेस की गवर्नमेंट जो है धराशायी हो गई थी। और आज इतने तमाम मुद्दे होते हुए भी विपक्ष कुछ नहीं कर पा रहा है। तो ये जताता है कि विपक्ष भी निढाल है, और विपक्ष में कोई बहुत कद्दावर नेता उस तरह के नहीं दिखाई दे रहे हैं। और जो दूसरे कुछ नेता हैं, वो कहीं न कहीं कुछ मामलों में फंसे हुए हैं, इसलिए उनकी मानसिकता जो है उस तरह की नहीं है, और वो कम से कम आगे बढ़ें, कुछ कुर्बानी करें, ऐसा नहीं लगता। अब आप देखेंगे जैसे टीआरएस की कविता को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो टीआरएस के जो जी। नेता हैं चंद्रशेखर, बहुत कद्दावर नेता हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में कई दिन रहते हैं पीछे। अब उनकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया, अब वो तो बेटी के मामले में उलझे रहेंगे या राजनीति करेंगे? तो ऐसे कई जगह इनको ऐसा उलझा दिया गया है कि आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, कोई रणनीतिक फैसला कर ही नहीं सकते। तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से चक्रव्यूह बनाती है, उसमें तमाम राजनीतिक दल फंस जाते हैं और वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको उस चक्रव्यूह से निकलना ही नहीं आता। और जब वो चक्रव्यूह से निकलेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा नहीं है कि वो जी। शोर-शोर है। भले ही उसने कहा हो कि इस बार 400 के पार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी घबराई हुई है। अगर आप उत्तर प्रदेश की जो 51 की सीट अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने घोषित करी है, वो जी। जताती है कि जी। भारतीय जनता पार्टी ने कई लोगों के, ऐसे लोगों के टिकट रिपीट किए हैं, जिनको ये लगता था कि उनके टिकट कटने ही चाहिए। अगर आप ये देख रहे हैं कि जिस प्रकार से उनसे गृह राज्य मंत्री अजय टैनी है, और उनका इतना बिल्कुल। विरोध हुआ, किसानों ने विरोध किया, उसके बावजूद उसको टिकट दे रहे हैं, तो उनको लगता है कि उनके पास कोई मुफीद कैंडिडेट नहीं है, इसलिए इसी को इनको देना पड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी भी कोई बहुत शॉर्ट नहीं है, लेकिन बिल्कुल उसने सर। ऐसा माहौल बना रखा है कि विपक्ष धराशायी उनके सामने दिखाई दे रहा है। जी। बहुत शुक्रिया केपी मलिक साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हम उम्मीद करते हैं कि द राजनीति पर आपका इसी तरह से बेशकीमती वक्त मिलता रहेगा और एक नई सियासत की जो बातें हैं वो हम कहते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े, जी, हमसे धन्यवाद। बातचीत किए। और इसी के साथ द राजनीति में बस इतना ही। हमारी ये तमाम बातचीत आपको कैसी लगी, इन पे अपनी कमेंट्स बेबाकी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।